हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 के 41 नंबर सवाल से, और इस वीडियो में इस अध्याय का पूरा न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरू करेंगे हम लोग 41 नंबर सवाल से। तो सुनिएगा 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि D घनत्व वाले जल के पृष्ठ से H गहराई पर कुल दाब है। कह रहा है कि D घनत्व वाला कोई जल है और उसमें H गहराई पर दाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दाब। तो दाब बराबर होता है क्या? जब गहराई दिया हो H तो क्या होता है? H, उसके बाद से उस जल का घनत्व लेते हैं रो, और उसके बाद से उसका H और उसका घनत्व लेते हैं रो। तो यहाँ पे घनत्व क्या है? D दिया है ना, तो D हो जाएगा, और उसके बाद से इंटू क्या होता है? G। यानी जो H गहराई पे जो दाब लगता है, H ऊंचाई या H गहराई पे जो दाब लगेगा वो P बराबर लगता है क्या? HD G या H रो G। ये हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 41 इस हिसाब से जो 41 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? HDG। ये तो मतलब A भी दिया है HD से अधिक दिया है, B दिया है HD के तुल्य दिया है, और C दिया है HD से कम, और D दिया है इनमें से यानी शून्य, इनमें से कोई शून्य के बराबर। तो ये जो होता है दाब HDG के क्या होता है? बराबर होता है, यानी HDG के तुल्य होता है। तुल्य मतलब बराबर, ठीक ना? तुल्य मतलब क्या हो गया? बराबर। तो इसलिए जो 41 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है हम लोग का? सही है। जो ये जो दाब होता है HD से ना अधिक होता है ना कम होता है, क्या होता है? HDG के बराबर होता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? 41 नंबर सवाल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल की तरफ। ये भी ऑप्शनल ही है, ठीक ना? इधर ज्यादातर ऑप्शन सवाल है, तो बस ऑप्शनल को ऐसे ही सुन लीजिए। 41 नंबर हो गया। 42 कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में, भारहीन गुब्बारे की बात कर रहा है, ठीक ना? उसका कोई भारहीन मतलब उसका भार शून्य है, उसमें 250 ग्राम का जल भरा हुआ है। जल में इसका भार होगा। देखिए भाई, भार क्या होगा? तो शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारहीन गुब्बारा दे दिया है, और उसमें जल भर के और जल में ही डाला जा रहा है, इना कि किसी और द्रव में डाला जा रहा है, जल में ही डाला जा रहा है। तो कह रहा है इसका भार होगा, तो उसका जो भार होगा वो शून्य होगा। क्वेश्चन में ही पहले बोल दिया है कि एक भारहीन गुब्बारा है, तो भारहीन गुब्बारा यानी उसका भार तो शून्य होगा, और उसमें जल भर के जल में ही डाला जा रहा है। तो अब समझिए, गुब्बारा को नगण्य मान लीजिए, तो जल को जल में ही डालेंगे तो उसका भार कोई मालूम चलेगा नहीं ना। तो इस कारण जो 42 नंबर सवाल है, यानी एक भारहीन गुब्बारे में जल भर के और जल में डाला जाता है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो इसलिए जो 42 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 42 का सही होगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसका भार जो होगा शून्य महसूस करेंगे, ठीक ना? 43 नंबर सवाल देखिएगा, ये भी ऑप्शनल ही है। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है। देखिए, जब हम लोग दाब पढ़े थे तो उसमें बताया होगा कि प्रति 10 मीटर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कितनी वृद्धि होती है। तो उसमें बताया गया था एक वायुमंडलीय दाब। आप लोग चैप्टर भी आगे देखेंगे, चैप्टर में भी तो जो फर्स्ट टॉपिक था दाब, प्रेशर, उसके नीचे एकदम मतलब नीचे दिया था कि जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। ठीक है, चैप्टर ध्यान में रखे रहेंगे, जितना भी पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा लिया करेंगे, तो जो भी ऑप्शनल आएंगे उसे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक ना? तो जल में 10 मीटर प्रति नीचे जाने पर दाब में कितने की वृद्धि होती है? एक वायुमंडलीय दाब की। इसलिए जो 43 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए, एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, कितने पे भाई? 10 मीटर, प्रति 10 मीटर नीचे जाने पे, प्रति 10 मीटर नीचे जाने पे क्या होती है? एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। इतना क्लियर है? तो एक 43 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, एक वायुमंडलीय दाब, ठीक ना? इतना क्लियर है?
तो फिर बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल की तरफ। इतना क्लियर है? सॉरी 44 नंबर सवाल की तरफ। 41 का बी, 42 का सी होगा और 43 का ए। ये सब ऑप्शनल था, ठीक ना। इसको आप बुक अगर पढ़े होंगे, चैप्टर क्लियर होंगे तो आप ऐसे ही मार सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा 44 नंबर ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक ना। 44 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक मेज पर 22 किलोग्राम भार का शंकु रखा है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मेज पर लगने वाला दाब है। मेज पर लगने वाला दाब है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, यहीं पे हल कर देना हूं, ठीक ना। तो देखिए भाई कह रहा है कि एक शंकु है, ठीक है। क्या कह रहा है 44 नंबर सवाल में कि एक शंकु है। तो शंकु ऐसे ही होता है ना, ठीक। एक शंकु है और इसका द्रव्यमान दिया है, m का मान दिया है। कितना कितना भाई दिया है? दिया है आपका 22 किलोग्राम का, ठीक है। और कह रहा है जो इसका आधार है, आधार कैसा है? वृत्ताकार है ना। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार। तो इसकी त्रिज्या दिया है, ये जो आर दिया है वो दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। ये किलोग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में तो क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। कैसे? 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। इतना क्लियर है? अब कह रहा है कि इसको ऐसे रखा जा रहा है, तो इसके द्वारा जो दाब लगेगा मेज पर, इसको मेज पे रखा गया है, तो इसके द्वारा जो मेज पे दाब लगेगा वो कितना लगेगा? P का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए P का मान पूछ रहा है, तो जो प्रेशर लगता है, दाब होता है, वो दाब बराबर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब। एकांक क्षेत्रफल क्या होगा इसका? वृत्त का ही क्षेत्रफल होगा ना, क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है, तो उतने ही क्षेत्रफल पर दाब लगाएगा। तो एरिया क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और F क्या हो गया? बल हो गया। तो बल कितना लगेगा भाई? तो बल तो दिया नहीं है, तो बल बराबर क्या होता है? mg, m इंटू ए या mg। तो mg हो जाए। तो m का मान दिया है और g का मान हम लोग रख ही लेंगे कितना? 9.8 और उसके बाद से मान p का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो F बराबर क्या होता है? mg/a। अब P बराबर mg/a इस वाले फार्मूले पे रखेंगे। तो चलिए दाब निकालते हैं। P बराबर m का मान कितना है? 22 किलोग्राम। G का मान कितना रखेंगे? 9.8 बटा में A, यानी A क्या है? एरिया है, और वो भी किसका? वृत्ताकार पोर्शन वाला, इस शंकु के वृत्ताकार पार्ट का। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुणे 9.8 बटा में पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है? 0.2 मीटर। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.04 इतना हो जाएगा, ठीक है। 0.2 का गुणा करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब इसको हल करेंगे कि यो 7 जो है, ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? 7 गुणे 9.8 बटा में 0.04। इतना क्लियर है? अब देखिएगा ये जो दशमलव है ये 2 स्थान पे है, ये 1 स्थान पे है। तो हटाने के लिए सबसे नीचे 100 से गुणा कर देंगे। इन दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे? 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 7 गुणे 98 बट्टे में कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसका इसमें गुणा करिए और 4 से भाग कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो भी देख लीजिए। चलिए गुणा करिए। 7 8 56, हाथ में लगा 5, 7 8 56, 5 लगा और 7 9 63 और 63 5 कितना हो जाएगा? 63 5 58, अरे 68 यही होगा ना। इसमें 63 में 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8 6, 68 हो गया। अब बटा में कितना? 4। इतना क्लियर है? अब इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो P बराबर भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कितना होगा? 2, इधर क्या बचेगा?
यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, फिर इसको करेंगे कितना बढ़ जाएगा, 1 बार जाएगा, सॉरी देखिएगा हम भी कहें कहाँ गुणा में गलती हो रही है। ये देखिए जब दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर 100 से गुणा किए हैं, नीचे भी 100 से, तो इधर 980 हो जाएगा ना, यहाँ पे 980 होगा, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा रहेगा, ठीक ना, यही गलती हो रही थी, ठीक है। तो अब फिर भाग ले जाएंगे, यहाँ पे 6 बचा रहेगा, तो 4 एकम 4, फिर बचेगा 2 और 0, तो 4 बचे 20, ठीक है। भाग को डिटेल में कर दे, इधर देखिए यहाँ पे भाग को समझ लीजिए कैसे हुआ है। वहाँ पे 0 हम लोग 0 छोड़ दिए थे, इसलिए हम भी कहीं कहीं गलत हो रहा है। तो देखिएगा 4 से भाग करने पे 4 एकम 4, यहाँ पे 2 हुआ था 8, 4 सत्ते 28, यहाँ से कैंसिल हो गया था, अब 6 आया था तो फिर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, अब 0 उतरेगा तो 4 बचे 20, यानी 17 15। कितना आया है पी का मान 17 15। और दाब जो होता है इसका मात्रा क्या होता है, पास्कल, क्या होता है पास्कल, या क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो 44 नंबर सवाल है, इसमें जो शंकु था जिसका भार कितना दिया था 22 किलोग्राम द्रव्यमान दिया था, और इसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया था, और इसको एक मेज पर रखा गया था, तो इसके द्वारा मेज पे कितना दाब लगेगा, तो 1715 पास्कल का क्या लगेगा, वो दाब लगाएगा। कब, जब उसका भार इतना होगा तब, कितना 22 किलोग्राम का होगा तब। यदि इसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो मान कुछ और आएगा, ठीक ना, कुछ अधिक आएगा या कम आएगा। इतना क्लियर है। तो P का मान कितना आ गया 17 15। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी 17 15 पास्कल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। इतना क्लियर है। ये न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए 44 हो गया, 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हम लोग किस नंबर सवाल की तरफ, 45 नंबर सवाल की तरफ। तो इसको नोट करिएगा, फिर चलते हैं 45 नंबर सवाल की तरफ। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 किलोग्राम भार के सोने तथा चांदी के एक सम्राट का एक ताज बना हुआ है। पानी में डुबाने पर इसके भार में 60 ग्राम कम हो जाता है, यानी 60 ग्राम की कमी हो जा रही है, 60 नहीं 600 ग्राम की कमी हो जा रही है। आभूषण में सोने का भार है, कह रहा है कि आभूषण में सोने का भार है। कह रहा है कि मान लीजिए सोने का अपेक्षित घनत्व 20 तथा चांदी का अपेक्षित घनत्व 10 हो, तब सोने का उस जो मुकुट बना है राजे का, सोने और चांदी को मिलाकर जो मुकुट बना है, ठीक है, मुकुट बना है, तो उसमें कह रहा है कि सोने का भार कितना होगा। क्या पूछा है, सोने का भार पूछा है, ठीक है, सोने का भार पूछा है कि वो कितना होगा, किसमें, सोने के मुकुट में। और सोने का मुकुट का भार दिया है कितना, 10 किलोग्राम, ठीक है। सोने का जो मुकुट है, सोने और चांदी का, जो सोने और चांदी का मुकुट बना है, दोनों का भार दिया है, यानी दोनों को मिलाकर बनाया गया है, कितने का, 10 किलोग्राम का बनाया गया है। और उसमें से 10 किलोग्राम का बनाया गया है और इसको जल में डाला जा रहा है, तो 600 ग्राम की क्या हो जा रही है, कमी आ जा रही है, यही है ना, कमी आ जा रही है। तो उसी में सोने का पूछा है कि सोने का उसमें भार कितना है, सोने की मात्रा कितनी है। और क्या है कि सोने का अपेक्षित घनत्व 20 लीजिए, यानी सोने का जो अपेक्षित घनत्व है, सोने का अपेक्षित घनत्व क्या लीजिए, 20 लीजिए, और चांदी का अपेक्षित घनत्व, क्या लीजिए, 10 लीजिए, और निकालिए कि सोने का भार कितना है, सोने की मात्रा कितनी है उसमें, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्नानुसार हम लोग चलते जाएंगे। तो पहले तो मान लेते हैं, ठीक है, माना कि जो सोना है,
सोने का आयतन भी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, भी सेंटीमीटर क्यूब है। और जो ये मुकुट है, ये जो सोने का मुकुट बना है सोने और चांदी का, इसको जल में डाल रहे हैं तो कितने की कमी हो जा रही है, यानी जो भार में कमी हो रही है, भार में कमी वो कितने की हो रही है, 600 ग्राम की। 600 ग्राम की हो रही है, इसका मतलब हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा, यानी जो भार में कमी होती है वो हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होती है। यानी ये जो 600 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर हो जाएगा। एक सवाल में ये भी आया था, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, हटाए गए द्रव का आयतन कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर क्यूब। और मान लिए हैं किसका, सोने का आयतन मान लिए कितना भी, और हटाए गए द्रव का आयतन कितना हो गया है, 600 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया, क्लियर है इतना। उसके बाद से इतना हो गया तो जो आभूषण में, अब निकाल लेते हैं, आभूषण में यानी जो सोने और चांदी से मिलकर बनाया गया है, उसमें आभूषण में चांदी का आयतन कितना हो जाएगा, चांदी का आयतन कितना हो जाएगा, तो जो चांदी का आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 माइनस भी, कितना हो जाएगा, 600 माइनस भी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे उसमें उस सवाल में मोम, चीनी के ऊपर मोम लपेटा गया था तो उससे माइनस करके निकाले थे हम लोग आयतन। उसी प्रकार ये जो भार में कमी है ये हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा। ये जो होगा, मान लिए हम लोग सोने का आयतन भी है और उसके बाद से हटाए गए द्रव का आयतन 600 सेंटीमीटर है, यानी टोटल आयतन है ना, उस मुकुट को डालेंगे तो उतना विस्थापित कर रहा है, मतलब उसका आयतन है, इस मुकुट का आयतन ही है 600 ग्राम, ठीक है, 600 सेंटीमीटर क्या है, उसका आयतन ही है। तो उसके आयतन में से मान लीजिए तो पूरा आभूषण का हो गया, जो हटाए गए द्रव का आयतन है ये पूरा आभूषण का, जो सोने चांदी से मिलकर बना है उसका आभूषण, उसका आयतन हो गया टोटल, ठीक है। और उस टोटल आयतन में से मान लीजिए सोने का आयतन निकाल देंगे तो चांदी का ही आयतन बचेगा ना, चांदी का ही आयतन बचेगा। तो इसलिए जो भार में कमी है 600 ग्राम, वो ये क्या होगी, ये हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगी। और वो जो हटाए गए द्रव का आयतन होगा वो कितना होगा, उस मुकुट को डाले हैं जल में तो अपने आयतन के इतना जितना विस्थापित करेगा पानी उतना हो जाएगा। इसलिए जो हटाए गए द्रव का आयतन है ये क्या होगा, मुकुट के कुल आयतन के बराबर होगा। अब मुकुट किससे किससे बना है, तो सोने और चांदी से बना है, जिसमें से सोने का आयतन हम लोग मान लिए क्या, वी क्यू, तो चांदी का आयतन क्या हो जाएगा, तो टोटल में से इस सोने वाले को घटा देंगे तो चांदी का ही बचेगा ना, तो चांदी का आयतन कितना हो जाएगा, 600 माइनस भी सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दिया है सोने का, सोने तथा चांदी यानी मुकुट का द्रव्यमान दिया है कितना, 10 किलोग्राम, इसको चेंज कर देंगे ग्राम में तो कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम हो जाएगा। क्यों चेंज किए, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है, ग्राम में है, इसलिए हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। अब पूरा मुकुट का द्रव्यमान दे दिया है 10,000 ग्राम, और चांदी के आभूषण का आयतन दे दिया है, चांदी का आयतन दे दिया है, सोने का आयतन दे दिया है, सोने और चांदी का घनत्व भी मालूम है, घनत्व भी मालूम है। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, सोने और चांदी का जो द्रव्यमान होगा इस टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चांदी का द्रव्यमान और इस सोने का जो द्रव्यमान है इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा ना, क्योंकि भाई इसी से तो मिलकर बना है, सोना और चांदी से ही तो मिलकर बना है। अब इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान होगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इतना आया होगा, इतना आया होगा। तो देखिए, तो इसका तो द्रव्यमान मालूम नहीं है, सोने का ना चांदी का द्रव्यमान मालूम नहीं है, लेकिन इसका आयतन और घनत्व मालूम है, तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं किससे, m बराबर क्या होता है, d इंटू भी, यानी घनत्व और आयतन का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है, किससे, घनत्व वाले फार्मूले से, d बराबर m भी। तो यहाँ से निकालेंगे m का मान तो इससे गुणा हो जाएगा, यानी घनत्व में आयतन का गुणा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, तब सोने का द्रव्यमान और चांदी का द्रव्यमान और दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इस 10,000 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। अब इसका मेन टॉपिक है यही, इसको हल करने के बाद हम लोग आपका फाइनली सोने का भार ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो सोना है इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा, घनत्व गुणते आयतन, तो घनत्व कितना है
20 है, आयतन कितना है v है, प्लस चांदी का द्रव्यमान, तो चांदी का द्रव्यमान किससे निकलेगा, इसी से d इंटू वी से, तो घनत्व कितना है 10 है, और क्या उसका आयतन कितना है, तो 600 माइनस वी है, ये बराबर होगा, यानी इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान टोटल को जोड़ेंगे तो बराबर किसके होगा 10,000 ग्राम के, यानी इस मुकुट के भार के बराबर होगा। इतना क्लियर है। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 20v प्लस, अब इसका गुणा करिए तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 10v बराबर कितना 10,000। अब 20v में से 10v घट जाएगा तो कितना बचेगा 10v, और ये जो है 6000 इधर जाएगा तो वो भी माइनस होगा, तो 10,000 में से 6000 माइनस हो गया तो बचेगा कितना 4000, बचेगा 4000। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा आपका 10 धाम में 400, कितना आ जाएगा 400, ये यहाँ जाएगा ना 400 आयतन है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आया निकल के किसका v का मान वो कितना निकल के आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को पूछा क्या है सोने का भार, यानी सोने की द्रव्यमान कितना है, यानी सोने की मात्रा कितनी है, तो सोने का मात्रा है, सोने का द्रव्यमान इसी से निकलेगा ना, सोने का द्रव्यमान किससे निकल जाएगा भाई, इन दोनों का द्रव्यमानों का योगफल तो इतना हो गया है, तो इस v का मान रखेंगे यहाँ पे और उसके बाद से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सोने का द्रव्यमान है, ये चांदी का द्रव्यमान है, तो सोने का द्रव्यमान कितना होगा, तो इस v का मान यहाँ पे रख के गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सोने का द्रव्यमान। तो वही करते हैं चलिए, तो सोने का जो द्रव्यमान होगा वो 20 गुणे v है, कैसे, वही घनत्व वाले फार्मूले से d बराबर m/v, तो m बराबर dv, तो ये सोने का द्रव्यमान निकालेंगे तो घनत्व और आयतन का गुणा करेंगे, तो हम लोग को आयतन नहीं मालूम था तो आयतन निकल के आ गया। अब उसके बाद से d का मान दिया ही है, तो 20 गुणे कितना 400, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये 2 जीरो और 1 जीरो, कितना हो जाएगा 8000 ग्राम, कितना हो जाएगा 8000 ग्राम। इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में तो कितना हो जाएगा 1000 में 1 किलोग्राम, तो 8000 में 8 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम। यही हम लोग का क्या है फाइनली आंसर है, जो सोने का उसमें उस मुकुट में जो सोने का द्रव्यमान है वो कितना है 8 किलोग्राम। यही चांदी का पूछता तो चांदी वाले में रखिए, यहाँ पे 400 रखिए, घटाएंगे तो 200 बचेगा, और 200 से इसमें गुणा करेंगे तो 2000 होगा, तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 2000 किलोग्राम, 2000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम चांदी हो गया, 8 किलोग्राम सोना हो गया, तो जोड़ेंगे तो 10 किलोग्राम, यानी टोटली आ गया ना 10 किलोग्राम का वो क्या है मुकुट है। तो कितना आ गया 8 किलोग्राम, उस मुकुट में जो सोने की मात्रा है वो कितना है 8 किलोग्राम। तो चलिए ऑप्शन मान लेते हैं जल्दी जल्दी, 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 8 किलोग्राम सोने की जो मात्रा है वो कितना होगी 8 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है ठीक है वो क्या है हम लोग का सही है। कौन से नंबर का 45 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है करेक्ट है। इस जो मुकुट बना है 10 किलोग्राम का सोने और चांदी को मिलाकर, इसको जब जल में डालते हैं, जल में डाल देते हैं वो तो बात छोड़िए, इसमें जो पूछ रहा है मेन कि इसमें जो आभूषण में सोने का भार है वो कितना है, तो कितना होगा हम लोग निकाल चुके हैं कितना 8 किलोग्राम। इतना क्लियर है, तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग किस नंबर सवाल की तरफ 46 नंबर सवाल की तरफ। तो 45 को नोट करिएगा, उसके बाद से बढ़ते हैं 46 नंबर के सवाल की तरफ। सुनिएगा 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी सतह पर लगने वाला बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। दाब की बात कर रहा है कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु है रखी गई है, तो दाब जो लग रहा है प्रारंभिक में मान लीजिए उसको गणना कर लिए, फिर कह रहा है कि अब उसके जो उस पर जो बल लगा रहा है उसको दोगुना कर दिया जाए और उसका जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर दिया जाए, तब जो दाब लगेगा वो प्रारंभिक वाले दाब से कितना गुना लगेगा। तो चलिए हल करते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर F/A। तो मान लीजिए प्रारंभिक में तो यही लगेगा,
जो दाब लगेगा P/A ही लगेगा प्रारंभिक में, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये P1 मान लेते हैं कि P1 जो दाब लग रहा है F/A लग रहा है प्रारंभिक में। फिर कह रहा है कंडीशन क्या दे रहा है, जो F है उसको 2F कर दिया जा रहा है, यानी बल को दोगुना कर दिया जा रहा है, और जो एरिया है उसको क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। तब जो ये दाब लगेगा वो कितना हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि जो F है वो 2F हो जाए और जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाए, तब दाब कितना होगा। तो मान लेते हैं दाब वो P2 है, कितना हो जाएगा, तो F का मान क्या रखना है, 2F रखना है, और A का मान क्या रखना है, A/2 रखना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये जो 2 है ऊपर जाके गुणा होगा, तब जो P2 निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4F/A, F/A यही होगा ना। अब देखिए समीकरण 1 से F/A किसके बराबर है, P1 के, तब क्या हो जाएगा, P2 बराबर 4, F/A की जगह पे क्या रखेंगे, P1, F/A की जगह पे क्या रख देंगे, P1, यानी जो P1 है यहाँ पे वो F/A है ना, इसी का मान रख दिए हैं P1। तो जो P2 बराबर कितना आ गया, 4P1, यानी जो अंतिम दाब होगा वो प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस इक्वेशन से क्या हम लोग को निष्कर्ष निकल रहा है कि जो P2 यानी जो जब 2F कर दे रहे हैं, बल को दोगुना कर दे रहे हैं, क्षेत्रफल को आधा कर दे रहे हैं, तब जो दाब लगेगा वो प्रारंभिक दाब के 4 गुना लगेगा, प्रारंभिक दाब के 4 गुना लगेगा। तो चलिए फटाफट ऑप्शन मारिए, क्या हो जाएगा, 4 गुना, ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब जितना भी कहे बल को, जितना भी कहे क्षेत्रफल को, जो भी कहे बस उसको प्रश्नानुसार करते जाइए और उसका मान निकाल के फिर ऐसे तुलना कर देंगे तो आपका निकल जाए। ऐसा सवाल आप लोग पीछे भी हल कर चुके हैं हम लोग, ठीक ना। तो 46 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए क्या था हम लोग का, करेक्ट था। इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में डैश डैश होता है। ठीक है, यानी स्थिर द्रव में किसी बिंदु पे हम लोग दाब लगाते हैं तो द्रव में दाब जो होगा सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से संचित होता है। क्या होता है, समान रूप से संचित होता है। किसके अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई द्रव स्थिर हो या उसका गुरुत्वीय त्वरण उसमें शून्य काम कर रहा हो, तो उसके मतलब एक सतह पे जो दाब लगाएंगे तो वो जो दाब होगा उस द्रव के प्रत्येक बिंदु पे समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। क्या होता है, संचरित होता है। इसलिए जो 47 है उसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो समान जो दाब लगाएंगे हम लोग उस द्रव पे किसी एक बिंदु पे, तो उस द्रव के सभी बिंदुओं पे वो क्या होगा, समान रूप से संचरित होता है। क्या होता है, समान रूप से संचित होता है। इसलिए जो 47 है उसका ऑप्शन नंबर सी क्या है हम लोग का, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हम लोग का, करेक्ट है। इतना क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। आज से ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको हल करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले लेसन की तरफ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 48। क्या है, 48। देखिए क्या कह रहा है 48 में कि 0.80 अपेक्षिक घनत्व वाली एक वस्तु 1.04 अपेक्षिक घनत्व वाली द्रव में डूबी हुई है। ठीक, एक वस्तु है जिसका घनत्व दिया है और वो जो है द्रव का भी घनत्व दिया है, उस द्रव में क्या हुई है, डूबी हुई है। यदि वस्तु का 400 सेंटीमीटर क्यूब आयतन द्रव में डूबा हो तो वस्तु का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। डूबने की बात आ रही है, सॉरी, डूबने की बात आ रही है। तो देखिए डूबने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन बटा कुल आयतन, कुल आयतन बराबर होता है किसके, तो वस्तु के घनत्व के, वस्तु का घनत्व बटे में द्रव का घनत्व। यही होता है ना, जो डूबे भाग का आयतन बटा कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। ये फार्मूला आप लोग पीछे देख सकते हैं चैप्टर में। ठीक है, इस फार्मूले को किस लिए लाएं, क्योंकि ये डूबने की बात कर रहा है, उसमें भी आयतन पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए क्या क्या दे भी दिया है। ये बहुत आसान है,
ठीक है, दे दिया है कि 0.80 अपेक्षित घनत्व वाला एक वस्तु का घनत्व दे दिया है। फिर कह रहा है 1.04 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में डूब रहा है, यानी द्रव का भी घनत्व दे दिया है। कह रहा है कि यदि उस वस्तु का 400 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जल में डूबता है, यानी डूबे भाग का आयतन भी दे दिया है कितना 400। तो कह रहा है कि उस वस्तु का कुल आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कुल आयतन इसी को पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि माना कुल आयतन क्या है v है। ठीक, तो मान रखिए डूबे भाग का आयतन कितना है 400, कुल आयतन कितना है v, वस्तु का अपेक्षित घनत्व कितना, अरे वस्तु का घनत्व कितना है 0.80 और द्रव का घनत्व कितना है 1.04 है 1.04। ठीक, यहां से इसको हल करके निकाल लेते हैं किसका मान v का मान। तो ये जो पॉइंट है दोनों पॉइंट को तो हटा देगा, तो जो v निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 400 गुणे 104 यानी 104, अब बटा में कितना हो जाएगा 80, बटा में क्या हो जाएगा 80, यही होगा ना। तो कटा देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इसका गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहीं पे निकाल दे रहे हैं, देख लीजिएगा। 5 से गुणा करिए, ये हो जाएगा, देखिए इतना होगा 5 गुणे 104 होगा, ठीक ना, 5 गुणे 104, इसको ऊपर निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो आयतन निकल के आएगा 5 गुणे 104 है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, अब 5 एकम में 5, 520 होगा, 520, ठीक ना। हल करेंगे तो यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, तो v बराबर 5 गुणे 104, इसी को ऊपर लिखे हैं, ठीक ना। v का ही मान निकालना है हम लोग को, कुल आयतन निकालना है, कुल आयतन माने हैं v, ठीक है। तो जो आएगा वो कितना आएगा 5 गुणे 4 104, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 520 सेंटीमीटर क्यूब, 520 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ऑप्शन 48 का ऑप्शन नंबर देखिए कोई है 520 ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है 48 का, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 48, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है हम लोग का करेक्ट है। सबको समझ में आया, फार्मूला कौन सा लगेगा, हल कैसे किया गया है, सबको समझ में आया। तो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबाते हुए उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चले अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ, धन्यवाद।